बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपकी मुलाकात हर रोज 8वां विधानसभा के किसी न किसी एक दावेदार से कराता हूं, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। आज जिस दावेदार को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वह दावेदार ब्यावर क्षेत्र से सीधा रिश्ता रखता है और उसका नाम ब्यावर की राजनीति के अंदर सकारात्मक राजनीति के लिए जाना पहचाना जाता है। जमीन से जुड़ा हुआ यह नेता अपनी दावेदारी पहले भी कर चुका है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी। ब्यावर से रिश्ता रखने वाले आप हैं महेंद्र सिंह जी रावत। महेंद्र सिंह जी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप आए और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। आपको यह बता दूं कि आज मैं आपके दावेदारी को जनता तक पहुंचाऊंगा, आपके हाईकमान तक पहुंचाऊंगा। इस दावेदारी के अंदर मैं ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा जो आपको ऐसा लगे कि यह सवाल अनावश्यक है या ये सवाल अचानक पूछ लिया गया जिसका जवाब कैसे दूं, क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में बैठे हैं आप, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने विषय में क्या जानते हैं, आपको ब्यावर किस रूप में देखता है, ब्यावर किस तरह से पहचानता है और आपने ये राजनीति कब से क्यों शुरू की, क्यों आपको राजनीति में आना पड़ा? क्योंकि आप तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपके स्कूल्स बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स भी चलते हैं आपके, तो शिक्षा विभाग से अलग अचानक राजनीति में आए। और आपके बारे में मैं बिना आपके बताए बता दूं कि आप विधायक शंकर सिंह रावत के खैमे के एक बहुत बड़े सिपह सालार थे और एक समय हुआ करता था जब उनकी रणनीतियों के अंदर वो इनर कोर में शामिल हुआ करते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको शंकर सिंह रावत के खिलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन साथ में साथ छोड़कर अलग से आना पड़ा। तो आप थोड़ा सा अपना जानकारी दें। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपके चैनल में बुलाने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। सर्वप्रथम मैं जब 5वीं क्लास में मैं संघ का स्वयंसेवक बना 1995 में जी। 2000 में मैंने आईटीसी की, 2001 में मैंने प्रथम वर्ष किया। मैं संघ का स्वयंसेवक था जी। 2001 से लगाकर 2012 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया एबीवीपी में जी। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हो रहा, ग्रामीण राजनीति से, स्कूल से, कॉलेज से, जिले में, प्रदेश में मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया जी। विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया मैंने। उसके बाद में 2013 में मैं युवा मोर्चा में आया जी। युवा मोर्चा के नाते मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया जी। जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, चित्तौड़ राजसमंद का प्रभारी रहा, सूरज संकल्प यात्रा और कई प्रकल्प का, कई योजनाओं का मैं प्रभारी रहा। 2014 में मैं मंडल का महामंत्री रहा और जिले में जिला मंत्री रहा। उसके बाद में लगातार ही मैं पार्टी में निरंतर सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हूँ। आपने विधायक जी की नज़दीक है, मैं विधायक जी का नज़दीक तो क्या कह सकते हैं, संगठन में काम करने के नाते एक शुरू से ही रुचि थी, जहाँ भी काम करें ईमानदारी से और वफादारी से काम करें, संगठन के साथ भी रहें तो पूरी निष्ठा के साथ काम करिए। मेरी शुरू से इच्छा रही, केवल किसी काम की फॉर्मेलिटी करने का आधार हमारा नहीं रहा, तो मैंने निष्ठा से वहाँ काम किया। लंबा समय मुझे लगता है कहीं रहने से किसी न किसी को तकलीफ होती है, उनको लगता है कि मेरे साथ रह के कहीं दावेदार नहीं बन जाए या कहीं मुझे नुकसान नहीं पहुँचा दे जी। तो मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था। मैंने 1 फरवरी 2015 ब्यावर की स्थापना हो, 1 फरवरी की ब्यावर की स्थापना है, उसी दिन मैंने रावत सेना की स्थापना की। एक सामाजिक संगठन है, उसकी स्थापना की। तो मैंने सर्वप्रथम हमारे मगरे में खूब सारे पूर्व सैनिक हैं और खूब सारी वीरांगनाएं बिल्कुल। तो मैंने सर्वप्रथम वीरांगनाओं का सम्मान समारोह पूर्व सैनिक सम्मेलन ब्यावर में आयोजित किया। तो उसमें मैंने सारे अतिथियों को बुलाया, चाहे समाज के हो चाहे गैर समाज के हो, सारे सामाजिक संगठनों को, हम रावत महासभा के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों को, सबको उसमें मैंने बुलाया।
हमारे विधायक जी को बुलाया, मैंने विधायक जी को भी इन्वाइट किया। विधायक जी इस कार्यक्रम, क्योंकि स्थानीय विधायक होने के नाते वहाँ उनको मैंने कहा आपकी अध्यक्षता करोगे कार्यक्रम की, कार्ड में नाम भी छपा। विधायक जी उस कार्यक्रम में नहीं आए, वो उसका तकलीफ नहीं है, पर उन्होंने उस कार्यक्रम का विरोध किया। जबकि उन्हीं वोटों से वो जीतकर विधायक बनते रहे हैं और उन्हीं के मगरा से क्षेत्र से उनको अच्छा खासा सहयोग मिलता है। अगर आपका ये मानना था कि अगर कोई फंक्शन उनकी वीरांगनाओं के लिए हो रहा है, देश राष्ट्र भक्ति से जुड़कर हो रहा है, तो एटलीस्ट जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको आना चाहिए था। क्योंकि मैंने वो कार्यक्रम आशापुरा माता मंदिर परिसर में किया जी। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री जी उमा शंकर जी भाई साहब उस कार्यक्रम में उपस्थित थे जी। समाज के 5-7 हजार लोग उस कार्यक्रम में थे, महिला पुरुष युवा पूर्व सैनिक सारे थे। विधायक जी ने उसकी तकलीफ नहीं, उन्होंने कार्यक्रम का विरोध किया। प्रशासन में रिपोर्ट भिजवाई, स्थानीय प्रशासन को कहा ये गाड़ियों का काफिला आ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, शहर की व्यवस्था हो रही है, इनको रोकना चाहिए। फिर हमारे खिलाफ उस समय के तत्कालीन जो मंडल थे शहर ग्रामीण के, उनको बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुरेश जी एमएलए साहब पधारे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रेस नोट जारी करवाया कि आप समाज के विरोध आए, इस कार्यक्रम आपको नहीं आना चाहिए, ये पार्टी के विरोधी लोग हैं, तो पार्टी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो उन्होंने अनर्गल दुष्प्रचार किया जी। ऐसा एक सिंगल कोई कार्यक्रम या कोई शब्द बता दे कि महेंद्र सिंह रावत कभी पार्टी के विरोध में था या गया जी। ब्यावर गवाह है। 2018 में हमारे संगठन के लोगों ने मुझे समझा इसकी, मैंने निधिले फार्म भरा था पिछली बार 2018 में जी। संगठन की रीति नीति से उस समय 5 रावत समाज के लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें एक मैं भी था। उस समय मेरा फॉर्म उठाने के लिए हरिओम सिंह जी आज लोक में सांसद थे महासमुंद के, और उस समय के तत्कालीन जिलाध्यक्ष माननीय बीपी सारों साहब, उन्होंने आकर मेरा फॉर्म विड्रॉल कराया। मैंने समर्थन दिया। अगर मैं समर्थन नहीं देता तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती पिछली बार। हम में और इन्होंने तो 98 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और मेरे पे परसेंटेज लगाते हैं कि आपने पार्टी का विरोध किया। खैर वो उनकी इच्छा है, उन्होंने जो भी किया कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वजह से शंकर सिंह जी के मेरे तो अब आपको दूरियां बन गई जी। इसका मुख्य कारण ये पूरा ब्यावर जानता है। हाँ। ये नहीं कि मैं आपके चैनल में आकर बिल्कुल ये जानकारी मुझे पहले भी थी। और महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो रावत सेना का गठन किया, रावत सेना का गठन जो है वो भाजपा के पक्ष के लिए है, न कि उसका विरोध करने के लिए है। और आपने जमीन से जुड़कर राजनीति की। और मैंने ये महसूस किया कि जब आपका जिस दिन ये फंक्शन था उस दिन मैं उदयपुर से आ रहा था और मैंने ब्यावर के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा का जैसा देखा, तो मैंने कहा ये किसकी, तब मुझे आपके बारे में जानकारी हुई कि महेंद्र सिंह जी जो रावत हैं, ये इनका उत्सव होने जा रहा है, इनका फंक्शन होने जा रहा है। तो आप ब्यावर की समस्याओं से जूझने के लिए, ब्यावर की समस्याएं शुरू में तो पानी से जुड़ी रही, फिर मूलभूत और भी सारी सुविधाओं से जुड़ी रही, तो आप क्या महसूस करते हैं कि इतने सालों से शंकर सिंह जी रावत रहे, आपकी बीजेपी पार्टी वहां पर रही, और आप ये महसूस करते रहे कि जनता जिस दुखों से दुखी है वो दुख उनका निवारण नहीं हो पाया दुखों का, तो आप कौन कौन से दुख ऐसे मानते हैं जिनका निवारण बावजूद विधायक शंकर सिंह रावत के होते हुए पूरे नहीं हुए? समस्या तो खूब सारी है जी। सबसे मूलभूत समस्या है ब्यावर में एजुकेशन हब नहीं है जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। इतने सालों में ये पहली बार अभी गर्ल्स कॉलेज खुला है। ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना गवर्नमेंट किसी गर्ल्स कॉलेज है, ना लॉ कॉलेज है, ना पीजी कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम करने के लिए हमारे को गर्ल्स को अजमेर आना पड़ता है ब्यावर शहर में। ना साइंस है, ना मैथ्स है, उनको पढ़ने के लिए अजमेर। तो स्थानीय लोगों ने उसके लिए संघर्ष नहीं किया। युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बुरी स्थिति है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। जेवाजा आज अजमेर जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति जेवाजा है, उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं है। और हॉस्पिटल की स्थिति आप जाके देखो, कभी आप भी विजिट करना, मैं तो विजिट किया हुआ हूँ, देखा। मैं पंचायत समिति सदस्य भी वर्तमान में, मैंने स्थानीय जो भी हैं बाकी एसडीएम साहब ने सबको निवेदन किया था। गायनिक वार्ड में स्थिति ऐसी है कि ना तो उसमें पंखे न लाइट है, और
टॉयलेट तो ऐसे हैं कि आप देख के भी उसको ऐसे आपका मन भर जाएगा कि स्थिति बहुत खराब जी। है। तो उस जनप्रतिनिधि कोई मुद्दा उठाते नहीं है, ना उन समस्या को लिए लड़ते हैं, केवल अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, अपनी राजनीति कैसे चले, इसी में हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि उसमें रहते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा जी। जो भी स्थानीय वहाँ के हैं, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कभी समस्या उठाई नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। ब्यावर क्षेत्र में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। श्री सीमेंट बहुत बड़ी फैक्ट्री है ब्यावर के पास में, उसके 7-8 प्लांट है इसमें जयतरण क्षेत्र में, फिर भी श्री सीमेंट स्थानीय युवाओं को लेता नहीं है। वहाँ हमारे मगरे क्षेत्र के लोग या तो गुजरात जाएंगे या कहीं बिजोलिया जाएंगे, कोई मजदूरी के लिए, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा है, मतलब कोई लेबर वर्क का काम कर रहा है। स्थानीय स्तर पर हमारे मगरे क्षेत्र में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। ना स्थानीय नेता इसके लिए लड़ते हैं कि यार यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे। आज के वहाँ के युवा गैंगों में जा रहे हैं, बिच्छू गैंग, पता नहीं कौन कौन सी गैंग है, अलग अलग गैंगों में जाकर आप देख रहे हो आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, कभी अभी वसुंधरा जी आई तो वसुंधरा जी की सभा में भी वहाँ पर फायरिंग हुआ था। तो ये इस तरह का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो युवा शक्ति है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, सकारात्मक योग नहीं हो रहा, बल्कि वो अपराधों की तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि बेरोजगार है। तो मूलभूत कारण है बेरोजगारी, जिसको दूर करने के लिए अब तक जो ब्यावर के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कोई नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, कोई भी आया हो, कोई ऐसा सशक्त दावे वो नहीं आया। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर आप दावेदारी कर रहे हैं अपनी और आपको अगर विधायक बनने का मौका मिलता है, आपको अगर पार्टी टिकट देती है, और मुझे उम्मीद है फिर टिकट मिल सकता है क्योंकि बहुत सारी अव्यवस्थाएं ऐसी चली हैं पिछले दिनों में जिससे कि राजनीतिक समीकरण बदले हैं, ध्रुवीकरण अलग तरीके से हुआ है। तो क्या आप जब दावेदार हो जाएंगे, जब आप विधायक बनकर उम्मीदवार जाएंगे, तो आप सबसे पहले जनता की अदालत में जब जाएंगे तो आप क्या दावा लेके, क्या सपने लेके जाएंगे, उनके लिए क्या आश्वासन लेके जाएंगे, क्या वादे होंगे आपके? मेरा ब्यावर क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम तो हमारे ब्यावर क्षेत्र की जो स्थिति जो डुलमुल हो रखी है प्रशासन की जी, हमारे वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, जनप्रतिनिधि की चलती नहीं है। एक कितना भी बड़ा नेता हो, किसी कार्यकर्ता की किसी ने मोटरसाइकिल रुकवा ली चांगेट पर, तो मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता है कि यार हमारे किस कार्यकर्ता की गलती है या नहीं है। प्रशासन के खिलाफ में कोई बोल नहीं सकता है। प्रशासन हमारा वहाँ पर हमेशा हावी रहता है और सारे अवैध काम प्रशासन की देखरेख में हो रहे हैं, पर वहाँ के लोकल नेता कोई मुद्दा नहीं उठाता है। किसी में हिम्मत ही नहीं है प्रशासन से बात करने की, उनके खिलाफ बोलने की, क्योंकि उनकी राजनीति चल रही है, उनका काम चल रहा है। किसी सीआई के खिलाफ आंदोलन करना हो, क्योंकि सारे अनैतिक काम पुलिस और प्रशासन की निगरानी में होते हैं। पुलिस को सब पता होता है, जब उनके प्रेशर आता है तब वो पकड़े, क्योंकि आपको क्या पता है यार इसने ये क्राइम किया है। जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कुछ मैंने रावत सेना बनाई पर मेरे पर जातीय कट्टरता का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं शंका स्वयं से हूँ, मैं राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। रावत सेना बनाने के बावजूद भी 2019 में जून 2019 में एक बागरिया समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक घटना था आशापुरा माता मंदिर के पास में। बिल्कुल, उसमें 2 रावत समाज के व्यक्ति थे और एक सिंधी समाज के व्यक्ति था। उन्होंने जाके बच्ची को एडमिट कराया, पुलिस थाने गए, थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और बच्ची 3 दिन तड़पती रही। मेरे पास मौका, मैं थानेदार जी के पास गया, मैंने कहा बच्ची का मुकदमा दर्ज करो आप। उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, थानेदार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने थानेदार जी के खिलाफ में चांगेट पर आमरण अनशन में बैठ गया। 4 दिन तक कुछ, फिर प्रशासन के हाथ पे बोले, ब्यावर शहर विशेषकर युवा और माताएं बहनें, इतना जन समर्थन मिला, सबने हस्ताक्षर अभियान किए चलाकर कि हम इसके समर्थन में, इसके समर्थन में। फिर उन्होंने कहा ये ब्यावर तो पानी आंदोलन के धरना आंदोलन बन जाएगा। तो फिर 5वें दिन आरोपी को पकड़ के पुलिस ने यहाँ पेश किया जी, और मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में बच्ची भी उसको डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, मुकदमा भी चल रहा है। तो इसलिए यहाँ की प्रशासन की स्थिति बहुत खराब है। सीवरेज की स्थिति ऐसी है कि ब्यावर शहर में स्थिति, बारिश में अगर कोई बाइक लेकर निकल जाएगा तो कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ उस बाइक अंदर चली जाएगी, किसी को पता नहीं। ऐसी स्थिति है क्योंकि कोई विकास कार्य हो नहीं रहा, रोडें बन नहीं रही है। एक आपसे निवेदन करूं चतुर्वेदी जी, 15 एक्ट के अंदर, अनुच्छेद 15 के अंदर समानता का अधिकार
पूरे देश भर में सबको है जी। अभी ब्यावर की 1 महीने पहले की घटना है। ब्यावर में माड़ी समाज के 2 बच्चे बाइक लेके निकल रहे थे। कसाबान मोहल्ले पर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने बुरी तरह उनको मारते, बुरी तरह पीटते। वह बिल्कुल अधमरे जैसी स्थिति उनकी हो गई। तो प्रशासन के पास गए, प्रशासन की भी हिम्मत नहीं कि कसाबान मोहल्ला में जाके उनको अरेस्ट करके लेके। हमको सूचना मिली, हम भी मौके पे पहुंचे। वहाँ की स्थिति ऐसी है, पूरे शहर में चाहे होली हो, दीपावली हो, सबके अतिक्रमण प्रशासन हटा देगा, पर कसाबान मोहल्ले में जाकर किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं है, चाहे वो IAS अधिकारी है चाहे IPS अधिकारी, उसमें घुसकर कसाबान मोहल्ले का वो अतिक्रमण हटा दे। मांस के बकरे लटके हुए हैं चारों तरफ से, सोलटर हाउस बना हुआ है, अतिक्रमण चारों पर, 4 व्हीलर तो दूर की बात, बाइक की भी नहीं जा सकती जी उस गली मोहल्ले में। वहाँ बाइक जाएगी, उनके बच्चे बाहर ही घूमते हैं, तो किसी न किसी टच हो ही जाती है। तो इस तरह का ये ब्यावर, हम हमेशा कहते बारूद की ढेर पे बैठा है। तो छोटी सी बात को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, दंगे होते हैं। जब आप अतिक्रमण हटा लोगे और ये चीजें व्यवस्थित कर लोगे तो ये चीजें स्थिति पैदा ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। वहाँ के जनपदी ये समस्या उठाते ही नहीं। नहीं मुस्लिम समाज, अरे हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। हम मुस्लिम समाज, जो राष्ट्रवादी है वो हमारा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, राष्ट्रवादी लोगों को हम लाइक करते हैं। तो मैं भी कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूँ, पर सही बात को उठाने में आपको केवल वोट की राजनीति के मुस्लिम समाज नाराज नहीं हो रहे। आप सही बात उठा रहे हो, 10 बार नहीं 100 बार उठाओगे, आप वोट नहीं मिले तो कोई तकलीफ नहीं, पर मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज, सही बात है आपको। मैं तो इतनी बात बड़ी बोलता हूँ चतुर्वेदी जी, उस कसाबान मोहल्ले में एक चौकी है, पुलिस चौकी, उस चौकी में पुलिस वाला भी नहीं बैठ सकता है। इतनी वहाँ पे बदबू आती है, चारों तरफ मांस के लोटड़े पड़े हुए हैं, खून पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू मारती। पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहे? तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो मैंने इसके खिलाफ में आंदोलन किया है, ज्ञापन दिया है जी। प्रशासन को। एक्ट अनुच्छेद 15(1) के अंदर अगर वहाँ पे अतिक्रमण नहीं हटाएगा तो मैं आने भविष्य में इसके खिलाफ में बड़ा आंदोलन करूंगा। जो भी परिणाम होगा मंजूर है। बिल्कुल शहर का और ग्रामीण वासियों का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। आपका जो सकारात्मक सोच है वो किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं है, बल्कि सुविधाओं, जन सुविधाओं के अभाव के उस विरोध में है कि अगर उस मोहल्ले में जो चाहे मुस्लिम मोहल्ला हो चाहे हिंदू मोहल्ला हो, जहाँ अतिक्रमण है, जहाँ लोग बाग गुजर रहे हैं, उनकी साफ सफाई, उनकी गंदगी, आप ये चाहते हैं कि वो दूर हो। मुसलमानों से आपका कहीं कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनके मोहल्लों के अंदर सफाइयाँ हो, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, वहाँ रोशनी हो, सड़क अच्छी हो, अतिक्रमण हटे, यही तो आप चाह रहे हैं। तो ये कोई मुस्लिम विरोधी बात नहीं हुई। इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि आप के क्षेत्र में जैसे आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपका जो भाजपा का जो बोर्ड है, भाजपा बोर्ड में आप टिकट मांग रहे हैं, भाजपा आपको ही क्यों वोट दे, आपको ही क्यों आप अपनी दावेदारी किस लिए मजबूत मानते हैं? भाई साहब, मैं पिछले 23 साल से ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय, बारीकी रूप से बूथ शक्ति केंद्र तक की मुझे जानकारी है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में पहले 271 बूथ थे, अभी एक सप्ते में 5 बूथ बदले हैं, अब 276 बूथ हो गए। 276 बूथों पर किस बूथ पर कौन सा व्यक्ति, ये मुझे जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी के साथ हूँ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और मेरे लिए समर्पित रहने वाले ऐसे 276 बूथों पर मेरे पास में ये बुकलेट पड़ी है जी। 276 बूथों पर, हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता मेरे पास में मौजूद है। ये मेरी व्यक्तिगत टीम है। जब मेरी इतनी जमीनी पकड़ आई थी है तो मैं दावेदारी क्यों नहीं करूँ? नहीं, दावेदारी तो आप कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो और दावेदार हैं वो भी आप जैसे मजबूत हैं। जैसे आप और डायरी और वोटों की लिस्ट, वोटर लिस्ट और बूथ लेवल तक की लिस्ट लेके बैठे हैं, वैसे हो सकता है कि और भी लोग जिनके पास आप अपनी दावेदारी क्यों मजबूत? मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ मेरी जितनी दावेदारी किसी की हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती है तो आपके चैनल में लाके उनका इंटरव्यू ले लेना, आप बता देना। मैं आपको तो प्रमाण दे रहा हूँ, ये पड़ा मेरे पास प्रमाण। आपकी तैयारियां चुनाव की बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपकी दावेदारी भी बड़ी मजबूत हो सकती है, आपका जो पिछला इतिहास है वो भी मजबूत है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि शंकर सिंह रावत जैसे महान नेता को हटाकर और आपको टिकट दिया जाए, और भी वहाँ बाकी भी आपके, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको अलग से जब मैं दावेदारी उनको पेश करवाऊंगा तब उनके नाम आपके सामने आएंगे। अभी तो आप फिलहाल आप मजबूत हैं। मैं युवा हूँ जी, पढ़ा लिखा हूँ, MA BEd LLB है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ।
संघ, मेरा पूरा परिवार संघ पृष्ठभूमि से है। युवाओं में मेरी पकड़ अच्छी है। मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ पूरे, और भाजपा से तो हुई हूँ। तो जब अच्छी पकड़ है, हमारे देश के जो चाणक्य है भाजपा के, अमित शाह जी, वो कहते हैं खर्चा, पर्चा और चर्चा, जिस नेता के पास ये चीज होगी वही नेता होगा। ये तीनों चीजें मेरे पास में है। इस तीनों को मैं फॉलो करता हूँ, और जितने भी सर्वे पार्टी ने किए, मुझे पूरा विश्वास है हर सर्वे में मेरा नाम टॉप आया होगा। तो अच्छा, दूसरा ये है कि अगर, क्योंकि आवाज नीचे से आती है, ऊपर से आवाज नहीं आती। दिल्ली से आवाज नहीं आएगी, जयपुर से आवाज नहीं आएगी। आवाज तो आपकी बूथ से आएगी, विधानसभा से आएगी कि किस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, कौन हमारे लिए। कई लोग ऐसे होते हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने निकल गए, बढ़िया कुर्ते पजामे शिलालेख कड़प वाले, और पोस्टर लगा दिए बिहार में, होर्डिंग फ्लेक्स लगा दिए, उसे टिकट नहीं मिलता है। जनता की आवाज, दिल से आवाज आनी चाहिए। दिल से दिल मिलते तभी आवाज आती है कि नहीं यार, हम इसे, मैं 24 आवर्स जनता के लिए तैयार रहता हूँ। हमारे वहाँ पर मीडिया के एक चीज कहती है, 108 से पहले रावत सेना पहुंचती है। हाईवे पर किसी एक्सीडेंट हो जाता है, 108 नहीं पहुंचती, उससे पहले हम पहुंचते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। उसको ले जाकर हम सबसे पहले ट्रीटमेंट कराते हैं। और अभी किशनगढ़ का मार्बल व्यवसायी था, जेवाजा में उसका एक्सीडेंट हो गया, हमारे को पता ही नहीं, मैं खुद जा रहा था, उसको एडमिट करा के ट्रीटमेंट करके भेजा। जो भी होता खर्चा हम और हमारा संगठन मिलकर करते हैं। मतलब सेवा कार्य शुरू से जी, यही हमारा नीति है, और इसी से मैं मेरी दावेदारी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है हम 24 आवर्स सेवा कार्य करते हैं राजनीति क्षेत्र में, तो हमारी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की टिकट देगी तो राजस्थान के 200 विधानसभाओं में ब्यावर टॉप 3 में लीड लेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ब्यावर जिला बन गया, जिले बनने से इसकी राजनीति में या वोट जो समीकरण है राजनीतिक में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा जिला बनने से? एक सिंगल 1% भी नहीं पड़ेगा। चुनाव के बाद में वापस आपके इंटरव्यू पे आऊंगा 100%, फिर मैं बताऊंगा क्या फर्क पड़ा। ब्यावर विधानसभा में 1,29,000 आउट वोट बैंक जी, 2,56,700 के करीबन अभी टोटल मतदाता है आज की तारीख जी। उसमें से 1,29,000 रावत वोट बैंक, 51% इसमें रावत भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। वो व्यक्ति अच्छा हो, ऐसा नहीं है सारे रावत भाजपा को वोट देते, पर वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए जी। अच्छे व्यक्ति को ही तो रावत समाज, और क्योंकि शहर में जैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, सिंधी समाज है, सारे समाज हैं। अब तो एससी में भी 40 और 60 का रेसा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में 40-60 का रेसा आने लगा। बिल्कुल 40% कांग्रेस, 60% बीजेपी। तो अभी शहर, पहले शहर कांग्रेस में था, अब शहर ब्यावर शहर भाजपा की तरफ बढ़ा है। मगरा तो शुरू से भाजपा का था, पर किसी गलत व्यक्ति को, जिसको मगरा पसंद नहीं करता, जिसने काम नहीं किया, वो नहीं किया, तो उस मगरा क्षेत्र रावत समाज पसंद नहीं करता हो सकता है वोट नहीं दे, पर हम तो शुरू से पार्टी के साथ हैं। अच्छा, एक कड़वा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और वो कड़वा सवाल ये है कि शंकर सिंह रावत को अगर टिकट मिल जाती है तो आप क्या उनका साथ देंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, या आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैंने आपको सर्वप्रथम एक ही सवाल कहा था, सर्वप्रथम मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। मेरी पृष्ठभूमि संघ है, और संघ पृष्ठभूमि से ही मैं, लोग भाजपा से संघ में जाते हैं कि यार मैं भाजपा में, यार संघ ज़्यादा पावरफुल है, लोग इसलिए प्रयास करते हैं संघ में जाऊं। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ से विद्यार्थी युवा मोर्चा फिर यहाँ आया हूँ जी। तो मेरी पृष्ठभूमि संघ है, तो मूल संगठन में किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं एक विचार के लिए काम करता हूँ, एक परिवार के लिए काम करता हूँ, विचार परिवार के लिए काम करता हूँ। जहाँ मेरा संगठन कहेगा वहाँ मैं साफ कहिएगा ना कि अगर शंकर सिंह रावत को टिकट मिलती है तो आप उनका साथ देंगे? मैं संगठन विचार परिवार के साथ हूँ। हो सकता है मुझे पार्टी बिहार में नहीं, कहीं परवरी बना के भेज दे, मैं संगठन का काम करूंगा, कहीं भी रहूंगा संगठन का काम करूंगा। पिछली बार भी काम किया था ईमानदारी से, इस बार भी ईमानदारी से करेंगे पार्टी के साथ। और आपको टिकट मिल गई तो शंकर सिंह जी आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये उनका लुक है। वैसे आप क्या सोचते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई साहब वो क्या सोचते हैं या वो किसके बारे में क्या सोचते हैं। ये जरूर है, अगर मुझे टिकट मिलती है, कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, पूर्व में आपने देखा होगा, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जाता हूँ, किसने कितने वोट लिए हैं। मगरा बहुत समझदार है, 21वीं सदी का मगरा है। हमारे जो नरेगा में जाने वाली महिला भी
एंड्रॉयड फ़ोन चलाती हैं, जी। तो सारी चीज़ें योजनाएं सारी उसमें आती है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। घूंघट में भी आप कितना इसको समझा लो, कुछ भी कर लो, और उसको पता है कि मुझे वोट कहाँ देना। हाँ, तो इस बार आपको लग रहा है कि आदमी मतलब बदलाव है, लेकिन वो बदलाव जो है वो पार्टी के प्रति नहीं है, बदलाव राजनेता के प्रति, नेता के प्रति हो सकता है। या अगर कोई असंतोष है तो पार्टी से नहीं है, असंतोष है तो किसी नेता से हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। भाजपा में बहुत सारे नेता ऐसे हैं और उनके साथ रहने वाले नेताओं की वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारा वो हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए। दोस्तों, ये थे महेंद्र सिंह जी रावत, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, बहुत अच्छा और आकर्षक और बोलकर आपको प्रभावित करने का मादा नहीं रखते, लेकिन अपनी बात बड़ी ठसके के साथ में कहते हैं। उन्होंने इशारे से ये बात कह दी कि अगर आपको नेता चुनना है तो ऐसा नेता चुनना है जो पार्टी के प्रति ईमानदार हो, आपके प्रति ईमानदार हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को जात विशेष के नाम पर वोट दे दें और जात विशेष के नाम से टिकट मिल जाए और वो जात विशेष से जीत जाए। आपको कर्मठ व्यक्ति देखना है। आपकी दावेदारी आपके अदालत में आपने रख दी, मैंने पहुंचा दी। अब आप इनके विषय में क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अंदाजा है कि आप इनके दावे से बहुत खुश होंगे। हाईकमान तक ये दावा पहुंचे। मैं इसी कामना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप आए, धन्यवाद।